मैं आज फिर आ गई हूँ आपको एक और बार पढ़ाने, एक और चीज नई सिखाने। तो जैसे कि हम शुरू कर चुके थे अपना कौन सा चैप्टर, सॉल्यूशंस। आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और इसी में ही कुछ अच्छी अच्छी बातें हम दोबारा से सीखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं, पर पहले की चीजें रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक अब हम क्या कर चुके थे और अब आगे क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है ये चैप्टर सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि सॉल्यूशंस होता क्या है। क्या होता है सॉल्यूशन? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें क्या क्या होता है? एक सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। क्या एक ही सॉल्यूट होता है? नहीं, वो भी हम देखेंगे कि कितने सॉल्यूट होते हैं, क्या उसको नाम दे सकते हैं। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी है सॉल्यूशंस में। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उनकी सॉल्युबिलिटी, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वेन हॉफ फैक्टर, ये सब हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि मैटर क्या होता है, जो कि हम 9th से पढ़ते आ रहे हैं। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, दैट इज नोन एज मैटर। चलिए, इसकी हमने क्लासिफिकेशन करी थी लास्ट लेक्चर में। उसके बाद हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन में क्या क्या होता है? ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट क्या होता है? जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं सॉल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। अब क्या वाटर कभी सॉल्यूट हो सकता है? वाटर चाहे कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, वाटर हमेशा सॉल्वेंट ही रहता है। गॉट इट? इसके बाद हम कर चुके थे सॉल्वेंट, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब इसके बाद हमने किया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। कितने टाइप्स के होते हैं और ये टाइप्स हम किस बेसिस पे बता रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। What are constituents? Constituents होता क्या है? जब किसी चीज से मिलकर एक नई चीज बनती है, तो जिस चीजों का यूज हुआ है बनाने के लिए वो क्या हो गए? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स। चलो, तो अगर एक सॉल्यूशन बन रहा है और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं? 2, तो उस सॉल्यूशन को बोल देंगे बाइनरी सॉल्यूशन। अगर आपके सॉल्यूशन में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं? 3, तो उस सॉल्यूशन को बोल देंगे टर्नरी सॉल्यूशन। अगर आपके सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स या कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं? 4, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोल देते हैं क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। इसके बाद ये सब कुछ हम कर चुके हैं ऑलरेडी अपने फर्स्ट वीडियो में। अब आज हम जो शुरू करने वाले हैं दैट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के बेसिस पे सॉल्वेंट कौन कौन सा हो सकता है, उसके बेसिस पे सॉल्यूशंस कितने हैं हमारे। चलिए तो देखते हैं। फर्स्ट है गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक सॉल्यूशन बन रहा है, उसमें क्या क्या चीजें होंगी? उसमें होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट, राइट। तो गैसियस सॉल्यूशंस वो होते हैं जिसमें सॉल्वेंट तो हमेशा रहेगा गैस, हमेशा, एंड सॉल्यूट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोलेंगे? गैसियस सॉल्यूशंस। इसके बाद ऑब्वियसली अब लिक्विड सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे? जिसमें हमारा सॉल्वेंट हमेशा क्या रहेगा?
liquid, and solute can be solid, liquid और gas. ठीक है, इसके बाद सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होंगे, जिसमें हमारा सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड, और सॉल्यूट क्या होगा, इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉल्यूट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट गैस है वो हो गया गैसियस सॉल्यूशन. जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट लिक्विड है वो क्या हो गया, लिक्विड सॉल्यूशंस. जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सॉलिड हो गया वो क्या हो गया, सॉलिड सॉल्यूशंस. इजी इट इज. ओके, अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं हर एक सॉल्यूशन के. चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं, जब आपका सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट गैस है, मतलब ज्यादा अमाउंट में गैस है और कम अमाउंट में सॉलिड है, राइट. तो ऐसा कोई भी एग्जांपल जिसमें सॉल्वेंट गैस है और आपका जो सॉल्यूट है वो क्या है, सॉलिड है. ठीक है, ऐसा एग्जांपल होता है किसी भी मेटल की रिएक्शन, ठीक है, या मेटल का प्रेजेंट होना किसी भी गैस में. ठीक है, जैसे सॉलिड पार्टिकल्स इन एयर, है ना, जैसे स्मोक होती है. स्मोक में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स कहाँ पर प्रेजेंट है, गैसेस में, एयर में. तो ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोल देंगे, गैसियस सॉल्यूशंस. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, जब आपका सॉल्यूट क्या है, लिक्विड है, सॉल्वेंट क्या है, गैस है. ठीक है, लिक्विड को मिक्स कर रखा है किसी गैस में, इसका मतलब है फॉग. ठीक है, जब बहुत ज्यादा मौसम ठंडा होता है तो रास्ते में दिखता है ना कि धुंधला दिखने लगता है. व्हाई, फोग में क्या होता है, वाटर के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एयर में, और एयर में क्या है, गैस. तो जब वाटर के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, लिक्विड प्रेजेंट है गैस में, तो वो किसका एग्जांपल हुआ, गैसियस सॉल्यूशन वेयर सॉल्यूट इज liquid. Okay, so fog is an example of liquid plus gas. Okay, next example करते हैं गैस प्लस गैस का. अब एयर में सारी गैसेस प्रेजेंट है, बहुत सारी है, कोई कम अमाउंट में है, कोई ज्यादा अमाउंट में है. तो सारी गैसेस का मिक्सचर जो सॉल्यूशन बना रहा है वो क्या हो गया आपका, गैस प्लस गैस का एग्जाम्पल. मतलब हमारा जो एटमॉस्फेयर में है वो किसका एग्जाम्पल है, गैस प्लस गैस. करेक्ट. चलिए, अब चलते हैं अपने लिक्विड सॉल्यूशंस पर. लिक्विड सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट क्या रहेगा, हमेशा लिक्विड. अब एक ऐसा एग्जांपल करते हैं जिसमें आपका सॉल्यूट क्या है, सॉलिड. ऐसा एग्जांपल जिसमें सॉलिड आपका सॉल्यूट है और सॉल्वेंट लिक्विड है, मतलब लिक्विड ज्यादा अमाउंट में है और सॉलिड कम अमाउंट में है. बहुत ही इजी एग्जांपल. ठीक है, सॉल्ट इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर, शुगर इन वाटर, ये सारे क्या एग्जांपल है, सॉलिड इन लिक्विड के. करेक्ट. अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, जब आपका सॉल्यूट लिक्विड है और आपका सॉल्वेंट भी लिक्विड है. लिक्विड इन लिक्विड, इजी, एक्वस, इथेनॉल. ठीक है, इथेनॉल क्या हो गया, कम अमाउंट में, वाटर ज्यादा अमाउंट में, या वाटर कम अमाउंट में भी हो वो तो सॉल्वेंट ही रहता है. तो अल्कोहल इन वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन लिक्विड. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं गैस इन लिक्विड. गैस कम अमाउंट में होनी चाहिए और लिक्विड ज्यादा अमाउंट में. अगर वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर चाहे कम अमाउंट में हो चाहे ज्यादा अमाउंट में हो वो तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस, O2 गैस इन वाटर is an example of liquid solution where gas is your
सॉल्यूट, करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, जब आपका सॉल्यूट सॉलिड है और आपका सॉल्वेंट भी सॉलिड है। अरे भाई हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपने एलॉयज, ठीक है। एलॉयज क्या होते हैं? मेटल मेटल का मिक्सचर, मेटल नॉन मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो सॉल्यूशन बन गया ना, दो चीजों का मिक्सचर है, एक उसमें सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा, ठीक है। और दोनों अगर मेटल्स मेटल्स है, दोनों सॉलिड हो गए, तो अलॉयज जो है वो किसका एग्जाम्पल है? सॉलिड प्लस सॉलिड का। कौन कौन से हमने पढ़े हैं अलॉयज? ब्रास, ब्रॉन्ज, मोनल मेटल, ठीक है, और स्टील, ठीक है। ये सारे किसके एग्जाम्पल है? अलॉयज के। चलिए नेक्स्ट करते हैं, जब आपका सॉल्यूट लिक्विड है और आपका सॉल्वेंट क्या है? सॉलिड है। क्या बोला मैंने? कि लिक्विड कम अमाउंट में प्रेजेंट है और सॉलिड ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। लिक्विड कम अमाउंट में और आपका जो सॉलिड है ज्यादा अमाउंट में। एक ऐसा मेटल होता है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। विच वन इट इज? करेक्ट, इट इज मर्क्यूरी, राइट। तो मर्क्यूरी को अगर मैं मिक्स कर दूं किसी भी मेटल के साथ, है ना, तो वो एक अलॉय बनाएगा। और अब मर्क्यूरी किस नेचर में होता है? कौन सी फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। तो मर्क्यूरी विद एनी मेटल, ठीक है। चलो मैं मेटल भी आपको डिफाइन कर देती हूँ, एक एग्जैक्ट ले लेती हूँ कि मैंने मेटल ले लिया जिंक, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड प्लस सॉलिड, ठीक है। इसको एक और नाम से बुलाया जाता है जिंक अमलगम, ठीक है। जहां पर मर्क्यूरी प्रेजेंट होता है वह उनको बोल देते हैं हम अमलगम, ठीक है। जहां पर एक मेटल के साथ मर्क्यूरी को मिक्स कर रखा है, ऐसे सब्सटेंस को बोला जाता है अमलगम। ओके नेक्स्ट करते हैं, जब आपका सॉल्यूट गैस है और आपका सॉल्वेंट क्या है? सॉलिड है, तो इसका क्या एग्जांपल होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस अगर मेटल के सरफेस पे हाइड्रोजन गैस अटैक कर रही है तो उस जगह पर क्या होगा? सॉल्यूशन क्रिएट होगा। वो सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉलिड सॉल्यूशन वेयर योर सॉल्यूट इज गैस। ओके सो हाइड्रोजन on any metal, sodium metal, that is a solution of solid solutions। ये एक प्रोसेस भी होता है अलग से, इस प्रोसेस को बोला जाता है एड्सॉर्प्शन। चलिए सबसे पहले मैं आपको यही बता देती हूँ कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है। हमारे यहाँ दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है एब्जॉर्प्शन और एक होता है एड्सॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का मतलब है प्योर, अच्छे से अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाना, ठीक है। ये मेरे मेटल का सरफेस है, तो सिर्फ सरफेस पे रिएक्शन नहीं हो रही है, ये इसने मेटल ने अच्छे से इनको एब्जॉर्ब कर लिया है। दिस प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। और एक प्रोसेस होता है ओनली ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, ठीक है। ये अंदर नहीं जाएंगे मेटल के, नहीं, ये रिएक्शन सिर्फ कहाँ होगी? सरफेस पर। दिस प्रोसेस इज नोन एज एड्सॉर्प्शन। तो जो आपकी हाइड्रोजन गैस है वो इस मेटल के सिर्फ सरफेस पे आकर यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशंस क्रिएट हो रहे हैं उसमें आपका सॉलिड जो है वो है आपका सॉल्वेंट, और ये जो हाइड्रोजन गैस है ये क्या हो गई? आपकी गैस, ठीक है। तो अब हमने हर सॉल्यूशन के एग्जाम्पल कर लिए, लिक्विड सॉल्यूशंस, सॉलिड सॉल्यूशंस और गैसियस सॉल्यूशंस, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशंस पढ़ते हैं कि एक सॉलिड सॉल्यूशंस कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशंस हमारे दो टाइप के होते हैं,
कौन कौन से आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे? एक होता है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस और एक होता है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस। देखो हम वर्ड बाय वर्ड चलते हैं। तो एक सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होता है? ये वर्ड क्या बता रहा है? सब्स्टिट्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूशन? एक को हटा के और खुद लग जाना, है ना? जो ज्यादा पावरफुल होता है उसको धक्का मारता है, वो अपनी जगह से बाहर, और दूसरे वाला उसकी जगह आके लग जाएगा। करेक्ट? तो ऐसे सॉल्यूशंस, सॉलिड सॉल्यूशंस जिसने एक के एटम को हटाया और उसकी जगह खुद आके लग गया, दैट सॉल्यूशंस आर नोन एज सॉलिड सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस। और इंटरस्टिशियल क्या होगा? इंटरस्टिशियल होता है बीच की कोई साइड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, है ना? इनके बीच में आपको ये थोड़ी सी जगह दिख रही होगी, ये स्पेस, दिस वन। कोई भी छोटा सा एटम आकर अगर यहाँ पर बैठ जाए तो वो भी एक सॉल्यूशन बन जाएगा। पहले सिर्फ एक सॉलिड था, बीच की साइड पे आके एक और सॉलिड आके बैठ गया, या कोई भी आके बैठ गया, सॉल्यूशन बन जाएगा, एक सॉल्यूट हो जाएगा, एक सॉल्वेंट हो जाएगा। तो ऐसे सॉलिड सॉल्यूशंस को बोला जाता है इंटरस्टिशियल सॉल्यूशंस। हमारे जितने भी अलॉयज हैं वो होते हैं हमारे सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है हमारे पास ब्रास। ब्रास किस किस से मिलके बना है? कॉपर प्लस जिंक। ठीक है, और कौन सा अलॉय होता है हमारे पास? ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज किससे मिलके बनता है? कॉपर प्लस टिन। टिन का सिंबल Sn। ठीक है, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट आपका होता है अलॉय मोनल मेटल। मोनल मेटल, दिस इज एन अलॉय ऑफ निकल plus copper. And the one which we are using in daily life, one more, we have steel. It is made of iron plus carbon. These all alloys are substitutional. मतलब इनका स्ट्रक्चर कैसे है? ये मेरे पास एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ एक मेटल के सारे पार्टिकल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया ये मेरे कॉपर के सारे पार्टिकल्स है, मतलब ये मेरा पूरा कॉपर का एटम है। ठीक है, इसके साथ जिंक आया और जिंक ने ये वाले कॉपर को हटाया और यहाँ पे खुद लग गया। ठीक है, यहाँ पर खुद आ गया। ठीक है, यहाँ खुद आ गया। क्या किया? कॉपर को अपनी जगह से हटाकर खुद उसकी जगह आके लग गया, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ठीक है, तो ये जो बना मेरा अलॉय, दिस इज सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस। इंटरस्टिशियल मैंने आपको दिखाई दिया, एक मेटल था, इसके बीच वाली स्पेस में यहाँ आकर कुछ बैठ जाए। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस, these are known as interstitial solid solutions। ठीक है, ऐसे एक इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस का नाम होता है टंगस्टन कार्बाइड। क्या नाम बताया मैंने इसका? टंगस्टन कार्बाइड। ठीक है, मतलब टंगस्टन है, कार्बाइड का मतलब कार्बन छोटा होता है ना साइज में एज कंपेयर टू टंगस्टन, तो कार्बाइड यहाँ पर आकर सेटल हो जाएंगे। कार्बाइड इज स्मॉलर इन साइज, तो वो यहाँ पर वेकेंट साइट्स पर आकर बैठ जाएंगे। और ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस। क्लियर है? तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया कि सॉलिड सॉल्यूशंस होते कौन कौन से हैं, क्या क्या उनके एग्जाम्पल्स हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने लिक्विड सॉल्यूशंस पर। लिक्विड सॉल्यूशंस कैसे बनेंगे?
लिक्विड सॉल्यूशंस में मुझे पता है मेरा सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड ही होगा, ठीक है। एंड माय सॉल्यूट कैन बी सॉलिड और लिक्विड और गैस, राइट, ठीक है इतना। अब एक लिक्विड सॉल्यूशन के हमने एग्जांपल कौन कौन से करे हैं, सॉलिड प्लस लिक्विड, शुगर इन वाटर, liquid in liquid, alcohol in water, gas in liquid, oxygen in water, ठीक है। तो अब अगर मुझे बताना है कि कितना अमाउंट शुगर का डिसॉल्व हो सकता है एक गिवन अमाउंट ऑफ वाटर में, है ना, तो उसको एक टर्म से बोल दिया जाता है दैट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब कि कितना अमाउंट मेरा सॉल्यूबल हो रहा है एक गिवन अमाउंट ऑफ वाटर में, दैट इज नोन एज इट्स सॉल्युबिलिटी। और मैं किसी भी सॉल्यूशन के निकाल सकती हूँ, सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, गैस लिक्विड, ठीक है। तो एक सॉल्युबिलिटी होती क्या है, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in given 100 gram of solvent। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स कर दिया। एग्जाम्पल से बताती हूँ, मैंने क्या किया, 100 ग्राम पानी लिया बीकर में, 2 बीकर में, सेम अमाउंट, ठीक है। एक में मैं शुगर ऐड करूंगी, एक में मैं सॉल्ट ऐड करूंगी, ठीक है। अब मुझे दोनों की सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस बताना है, कंपेयर करना है कि किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, किसकी सॉल्युबिलिटी कम है। तो वो कैसे करेंगे, 100 ग्राम पानी में देखेंगे कि शुगर का कितना अमाउंट मिक्स हो रहा है, और उसी 100 ग्राम पानी में देखेंगे कि सॉल्ट का कितना अमाउंट मिक्स हो रहा है। जिसका अमाउंट ज्यादा मिक्स होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, करेक्ट, ठीक है। तो इस वजह से सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि कितना अमाउंट सॉल्यूट का मिक्स हो सकता है एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, दैट इज नोन एज इट्स सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब क्या सॉल्युबिलिटी सेम होती है, क्या सॉल्युबिलिटी वैरी करती है, वैरी करेगी तो क्या क्या फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी चेंज हो सकती है। चलो हम घर पे नींबू पानी बनाते हैं, अगर मैं उसी शुगर को ठंडे पानी में मिक्स कर रही हूँ, आई एम मिक्सिंग दैट शुगर इन कोल्ड वाटर, ठीक है, टाइम लगेगा सॉल्युबल होने में, करेक्ट, सॉल्युबिलिटी कम हो जाए, कम भी हो सकती है। अगर उसी पानी को मैं गर्म कर दूं, ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि क्या होगा कि सॉल्युबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होगी, है ना। अब मैंने उस पानी को गर्म कर दिया, मैं उसमें और शुगर ऐड कर रही हूँ, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, करेक्ट। तो मतलब सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ऐसे ही अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिसपे हमारी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर्स है जिसपे हमारी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, किसकी सॉल्युबिलिटी, सॉलिड एंड लिक्विड की, ठीक है। अभी हम लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड इनकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड की, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे क्या लिखा है कि नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगी, बिल्कुल करेगी, है ना। आप किसके साथ बैठना पसंद करते हैं, जिसके साथ आपकी वाइब्स मैच करती है, जिसके साथ आपका थिंकिंग प्रोसेस मैच करता है ना। कोई एक फ्रेंड है आपका जो कि बहुत ज्यादा लाउड बोलता है बट आपको धीरे बोलना पसंद है ना।
अब आपको नहीं पसंद लाउड बोलना, तो ऐसे भी हो सकता है आपके उससे ना बने, करेक्ट। तो मतलब आपके नेचर पे और दूसरे वाले के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि आप उसके साथ बैठ पाएंगे या नहीं, राइट। तो आप उसके साथ सॉल्यूबल हो सकते हैं या नहीं। तो इसका मतलब solubility of solid in liquid depends upon solute and solvent। एक बात अच्छी टर्म इसमें बोली जाती है, दैट इज like dissolves like। अब ये like dissolves like का मतलब क्या है? ठीक है, हमारे पास सॉल्यूट जो है वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पोलर और नॉन पोलर। ऐसे हमारे सॉल्वेंट भी दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? पोलर और नॉन पोलर। ठीक है, पोलर और नॉन पोलर क्या होता है? पोलर जिन मॉलिक्यूल्स पे चार्ज होता है पोलर बोला जाता है, जिन मॉलिक्यूल्स में चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, उनको नॉन पोलर बोला जाता है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो नॉन पोलर है और पोलर में मिक्स हो जाए, जैसे कि अल्कोहल इन वाटर। पर वो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वहां पे होती है फॉर्मेशन हाइड्रोजन बॉन्ड की। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बनता है मिक्स करने के बाद तो वो सॉल्युबल होगा ही, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कभी भी रेजिस्ट नहीं कर सकते कि जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा हो और वो ना बने। जहां पे भी मौका मिलेगा एटम्स हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे ही बनाएंगे। इसी वजह से अल्कोहल पानी में मिक्स हो जाता है। इंस्पाइट अल्कोहल एक नॉन पोलर कंपाउंड है और वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है हमारे पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं? H2O। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में हम पढ़ते हैं बेंजीन। ठीक है, और कौन कौन से हमारे पोलर सॉल्वेंट होते हैं? अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। बेंजीन के अलावा नॉन पोलर होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो मतलब एक पोलर सॉल्यूट जो है वो हमेशा इन सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा और एक नॉन पोलर सॉल्यूट हमेशा किसमें सॉल्युबल होगा? इन वाले सॉल्वेंट में। क्लियर है इतना? लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, सो पहला फैक्टर जिस पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी। ये हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है। जब आप किसी भी सब्सटेंस को मिक्स करते हैं किसी सॉल्वेंट में, तब एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तब एनर्जी रिलीज होती है। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है, अब एक सॉलिड सब्सटेंस की एक और एनर्जी होती है, उसकी एनर्जी को बोला जाता है लैटिस एनर्जी। व्हाट इज लैटिस एनर्जी? जब एक सॉलिड क्रिस्टल बनता है तो एक उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है क्रिस्टल की, उसको बोला जाता है लैटिस। तो उसको बनने के लिए एनर्जी लगेगी, दैट इज नोन एज लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो जब आपकी सॉल्युबिलिटी देखी जाती है तो इन दोनों में कंपैरिजन देखा जाता है। अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है देन हाइड्रेशन एनर्जी, तो मतलब वो सॉल्युबल नहीं होगा।
क्योंकि उसको बनने में इतनी एनर्जी लगी है और मुझे उसका आउटपुट कम मिल रहा है, तो मतलब जितना आउटपुट मिलना चाहिए उतना नहीं मिला, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी कम है। और अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है देन लैटिस एनर्जी, okay, so that compound is soluble in that particular solvent। तो मैंने आपको क्या बताया, if hydration energy is greater than lattice energy, तो क्या होगा आपका कंपाउंड, सॉल्यूबल। ठीक है, पर अगर मेरी इसका उल्टा हो जाए कि हाइड्रेशन एनर्जी इज लेस देन लैटिस एनर्जी, मतलब उसको बनाने में ज्यादा एनर्जी लगी है, उसमें से रिलीज कम हुई है, ठीक है, आउटपुट कम मिल रहा है, तो मतलब वो सॉल्यूबल नहीं होगा, दैट इज इनसॉल्यूबल इन दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो हमने कौन कौन से फैक्टर्स करे हैं जिसपे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सेकंड वन इज हाइड्रेशन एनर्जी, जिसको हमने दो चीजों से रिलेट करा है, दो चीजों के बीच में रिलेशन पड़ा है, हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी। इसके बाद और कौन से फैक्टर्स है जिसपे हमारा सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी, थर्ड है टेम्परेचर। हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा है 11th में, उसमें हम देखते हैं कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, एंडोथर्मिक भी हो सकती है, राइट। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तो रिएक्शन किस साइड जाती है, बैकवर्ड साइड, है ना। और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तो रिएक्शन किस साइड जाती है, फॉरवर्ड साइड। तो ऐसे ही टेम्परेचर का इफेक्ट डिपेंड करता है कि जो आपने सॉल्यूट मिक्स करा है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखा रहा है या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन दिखा रहा है। तो जब सॉल्यूट को मिक्स करने पर अगर आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है नेचर में, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसका मतलब है मिक्स करने पर एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। और इस रिएक्शन में मैंने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हूं तो अकॉर्डिंग टू ली चाटलर्स प्रिंसिपल रिएक्शन उस साइड जाएगी जहां पर हीट कम है। ली चाटलर्स क्या बोलता है कि कोई भी इफेक्ट आप लगाते हैं तो रिएक्शन ट्राई करती है कि उसको अनडू कर दे, उसको वापस से पहले वाली पोजीशन पर ले आए। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्शन उस साइड जाएगी जहां पर हीट कम है, यहाँ तो हीट ज्यादा है, यहाँ हीट कम है, तो रिएक्शन किस साइड जाएगी, बैकवर्ड साइड। बैकवर्ड साइड जाएगी तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन हमें हीट बाहर से प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो मैंने एक सॉल्यूट लिया, एक सॉल्वेंट लिया और उसको मैंने एनर्जी मतलब हीट भी प्रोवाइड कर दी, तो इससे मेरा प्रोडक्ट बन गया सी। अब इसमें मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हूँ तो रिएक्शन उस साइड जाएगी जहां पर हीट कम है, साइड तो ऑलरेडी है, तो रिएक्शन किस साइड जाएगी, प्रोडक्ट साइड, राइट। अब प्रोडक्ट साइड जा रही है फॉरवर्ड साइड, फॉरवर्ड साइड जा रही है तो मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब इसमें एक बहुत ही अच्छा केस आता है कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक तो रिएक्शन की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, बट एट अ सर्टेन टेम्परेचर उसके बाद क्या करेगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लग जाएगी, ठीक है। ऐसा होता क्यों है,
अब एक सॉलिड स्ट्रक्चर है तो उसकी एक पर्टिकुलर शेप है ना। एक टेम्परेचर के आने के बाद अगर उसकी शेप चेंज हो जाए, मतलब पहले वो एंडोथर्मिक रिएक्शन दिखा रहा था, अब उसकी शेप चेंज ऐसे हुई कि वो अब कैसी रिएक्शन दिखा रहा है, एक्सोथर्मिक। फिर अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कम होने लग जाएगी। तो कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जिसमें पहले सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है बट आफ्टर अ सर्टेन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। सो थर्ड केस क्या है, फर्स्ट solubility increases and then decreases। तो जिस टेम्परेचर के बाद ये solubility डिक्रीज होने लगती है उस टेम्परेचर को बोला जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। टेम्परेचर at which solubility starts to decrease, that temperature is known as transition temperature। Got it everyone? तो टेम्परेचर के तीन केस बनते हैं, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, एंडोथर्मिक टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, थर्ड बनता है फर्स्ट सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। क्लियर? उसके बाद है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अरे भाई एक सॉलिड है उस पर कितना ही प्रेशर लगा दो, ठीक है, प्रेशर का कोई इस पे इफेक्ट होता ही नहीं है क्योंकि उसके पार्टिकल्स अब इतने क्लोज है, इससे ज्यादा तो क्लोज हो ही नहीं सकते हैं। सो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नो इफेक्ट ऑन solubility of solid in liquid because solid are already highly compressed, so there is no effect of pressure on solubility of solid in liquid। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिसपे आपकी solubility डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे solubility of gas in liquid। अभी हमने कौन सी पढ़ी है, सॉलिड इन लिक्विड, फिर हम पढ़ेंगे गैस इन लिक्विड, फिर हम पढ़ेंगे लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड के सिर्फ डेफिनेशंस करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। तो इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहना, वीडियोस देखते रहना, ठीक है। ये चैप्टर हम जल्दी पूरा करेंगे। थैंक यू ऑल।